गुड इवनिंग एवरीवन। इतने समय तक आपने पेशेंस रखा है तो कहते हैं कि इंतज़ार का जो फल होता है वो मीठा होता है। अल्टीमेटली छत्तीसगढ़ डीएमई ने वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया है। अब क्योंकि यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा है इसलिए मुझे माइक को इस तरीके से पकड़ना पड़ रहा है ताकि मेरी आवाज़ जो है क्लियर रिकॉर्ड हो, दोबारा मेहनत ना करना पड़े। तो आप लोगों के कहना चाहिए पेशेंस को परखते हुए अल्टीमेटली आज 2 नवंबर को सीजीडीएमई की वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट अपलोड किया गया है, सिर्फ मेरिट लिस्ट, क्योंकि आज शाम को 5 बजे तक दावा आपत्ति लिया गया था। जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है, अगर इसमें किसी को दिक्कत है या ऑब्जेक्शन है तो जिन्होंने किया होगा आई डोंट नो उसको रिजॉल्व किया गया कि नहीं किया गया। बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे कंटिन्यूसली व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स के थ्रू क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या जाएगा। थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए, थोड़े समय में मेरिट लिस्ट आ जाएगा। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट कि यदि आपका फॉर्म सबमिट हुआ था, आपने चॉइस फिलिंग की थी, आपका फ़ीस जो है डिडक्ट हो चुका है और किसी कारण से मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं है। 1-2 बच्चों ने मुझसे कांटेक्ट किया कि सब कुछ सक्सेसफुली होने के बाद भी मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो मतलब ये मान के चलिए कि और डिले होने वाला है, क्योंकि अब ये डीएमई में जाएंगे, डेफिनेटली जाना चाहिए, ऑफकोर्स आपका राइट है, आपका हक बनता है, और वहाँ पे करेक्शन होगा। मतलब ये मेरिट लिस्ट में यदि बच्चे सही हैं, इनका फॉर्म ठीक तरीके से भरा गया है, फीस जो है वो डिडक्ट हुआ है, चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से हुई है और ये सारे प्रूफ इनके पास हैं, तो डेफिनेटली ये मेरिट लिस्ट ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे, 2-4 लोगों का ही चेंजेस होगा, मतलब आगे पीछे हो सकता है। लेकिन हाँ, इससे देख अलॉटमेंट अभी नहीं आएगा, या अलॉटमेंट आ भी गया तो इनको भी राउंड 1 में कंसिडर किया जाएगा। पहली चीज़ तो जिन भी बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है किसी कारण से, तो उनको एज सुन एज पॉसिबल सीधे डीएमई से कांटेक्ट करना चाहिए। हमसे या किसी और से सजेशन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। विथ प्रूफ आप डीएमई में जाइए और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप उनसे बताइए, मेरिट लिस्ट में आपका नाम इंक्लूड कर दिया जाएगा और उसके बाद अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। या फिर अगर अलॉटमेंट पहले आ गया और उस केस में फिर आपको हो सकता है कि हाई कोर्ट के भी चक्कर लगाने पड़े, तो बेटर ये है कि जितनी जल्दी आप जा सकें, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि ऑल इंडिया के भी काउंसलिंग साइमल्टेनियसली साथ साथ चल रहा था, तो छत्तीसगढ़ के राउंड 1 में ऐसे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया है जिनके मार्क्स हायर साइड में है, जिनको ऑल इंडिया के राउंड 1 में अच्छा कॉलेज अलॉट हो चुका है, मतलब एज़ कम्पेयर टू छत्तीसगढ़ का जो बेस्ट कॉलेज है पंडित जैन मेडिकल कॉलेज, उसके कंपेयर में तो अच्छा कॉलेज अलॉट हो चुका है। या फिर एक्सपेक्टेड है कि ऑल इंडिया के राउंड 2 में उनको बेहतर कॉलेज मिल जाएगा उस मार्क्स पे एज़ कम्पेयर टू छत्तीसगढ़, तो उन बच्चों ने भी लिया हुआ है। अब लेकिन उन्हें राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उनको भी राउंड 1 के अलॉटमेंट में उनका भी नाम होगा। ये बात अलग है कि वो यहाँ पे एडमिशन नहीं लेंगे और ये सीटें वैकेंट हो जाएंगी और राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए या फ्रेश अलॉटमेंट के लिए अवेलेबल रहेगा। तो पहले राउंड का कट ऑफ डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा ज़्यादा जा सकता है, ठीक है, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एक सवाल है अबाउट ईडब्ल्यूएस। अब क्या है कि ईडब्ल्यूएस को स्टेट कोटा में रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जैसा कि रिजर्वेशन रोस्टर सीजीडीएमई की वेबसाइट में अपलोड किया गया था उसके अनुसार, तो इनको स्टेट कोटा में रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो क्या ईडब्ल्यूएस को अनरिजर्व की सीटें मिलेंगी, यूआर की सीटें, अनरिजर्व मतलब अनारक्षित सीटें, इसमें मेरिट के बेसिस पे कोई भी एडमिशन ले सकता है। ये किसी जनरल के लिए, एसटी एससी ओबीसी के लिए रिजर्व नहीं होता है, आरक्षित नहीं होता है। इसका प्योर मीनिंग होता है यदि मेरिट में आपका मार्क्स ऊपर है तो आप इस सीट पे क्लेम कर सकते हो। तो क्या ईडब्ल्यूएस को सिर्फ ईडब्ल्यूएस की सीटें दी जाएंगी या ईडब्ल्यूएस को भी अनरिजर्व में दिया जाएगा? अगर उनको अनरिजर्व में दिया जाता है तो उससे ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पेज नंबर 2 पे। टोटल नंबर ऑफ सीट जो अवेलेबल है गवर्नमेंट कॉलेज में फिलहाल काउंसलिंग के लिए, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है 1-2 सीटों का, क्योंकि कांकेर की 3 सीटों का लफड़ा है, मैंने बता दिया था आपको पहले भी, बट ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। आपको पहले से कैलकुलेट करके रखा गया है ताकि थोड़ा समय बचाया जा सके। और मैं एक कट ऑफ भी आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बट अब उसका कोई बहुत मीनिंग नहीं है। अलॉटमेंट लिस्ट भी आने वाला है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक अलॉटमेंट लिस्ट भी आ जाए। और टोटल नंबर ऑफ सीटें देख लीजिए। अभी जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहाँ पे एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल हैं छत्तीसगढ़ में, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं राउंड 1 में, जेएनएम, सिम्स, जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर, कांकेर, महासमुंद, कोरबा और रायगढ़। तो मैंने ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल नॉमिनी को भी कैलकुलेट नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्टेट में टोटल 918 एमबीबीएस सीटें रहेंगी टोटल, जिसमें ईडब्ल्यूएस का 75 सीट है। अब मैंने कहा कि यदि ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं वो भी अनरिजर्व की सीटें ले पाएंगे तो इनका कट ऑफ थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, अदरवाइज एग्जैक्टली 75 स्टूडेंट को ही फर्स्ट राउंड में अलॉट होगा।
ठीक है, फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर जब स्क्रूटनी वगैरह होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा है कि जो EWS से बिलोंग नहीं करते उन्होंने भी EWS का सर्टिफिकेट बना लिया हुआ है। मैं नाम एक्सपोज नहीं करूँगा यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ लोग कट जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि रैंक फर्स्ट राउंड में तो 75 लोगों को ही अलॉट होगा EWS को, यदि UR की सीटें नहीं दी जाती हैं तो, और यदि अनरिजर्व की सीटें दी जाती हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 75 प्लस रैंक तक EWS को अलॉट होगा। अगर हम लोग बात करें अदर कैटेगरीज़ की, मैं यहाँ पे मैंने डायरी में नोट करके रखा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में लगभग 650 रैंक तक के बच्चे को, अनरिजर्व में टोटल लगभग 400 सीटें हैं, 392 सीटें हैं, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट राउंड के लिए ही है, बिकॉज मैंने कहा फर्स्ट राउंड में कट ऑफ एक्सपेक्टेड से थोड़ा हाई ही रहेगा। उसके पीछे रीज़न है कि ऐसे भी बच्चे जिनको ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल रहा है या सेकेंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो वो लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है और डेफिनेटली उनको अलॉट होगा, अदरवाइज़ वो एडमिशन भले नहीं लेंगे। तो आप मान के चलो कि जो रैंक रहेगा इनका 650 रैंक तक का, और मार्क्स जो इनका कट ऑफ जाने वाला है दैट इज़ ऑफ अराउंड 530 के आसपास। अगर आपके नंबर है बिल्कुल आप सेफ हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको 100% MBBS मिलेगा ही मिलेगा। इससे नीचे भी जा सकता है। दो कारण हैं क्यों नीचे जा सकता है, कि महासमुंद और कोरबा में EWS की सीटें अगर लाई गई, जैसे कि कांकेर में लास्ट ईयर जो है फर्स्ट राउंड के बाद आया था, या फिर चंदूलाल चंद्राकर की 150 सीटें बल्क में आ गई, ठीक है, तो कट ऑफ और नीचे जाएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हर एस्पेक्ट पे कैलकुलेट करके बताया था आपको, हर कंडीशन पे विथ लॉजिक। 530 ऐसे भी देखिए लास्ट ईयर के कंपेयर में जो 542 गया था कट ऑफ, 22 नंबर कट ऑफ ड्रॉप हो रहा है, और उसका लॉजिक भी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 22 मार्क्स OBC का देखें तो लगभग क्लोज रहता है, टोटल 127 सीट्स निकल के आ रही है OBC की। मैं कह रहा हूँ 1-2 सीटें वेरी कर सकती है कांकेर के कारण, उतना मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला। OBC में लगभग 528 मार्क्स ले लेते हैं और 272 रैंक होना चाहिए OBC का। OBC रैंक 272, 528 मार्क्स। होता क्या है कि बहुत सारे OBC, मैं अभी आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा कि किस बेसिस पे कॉलेज किस प्रेफरेंस पे आपको अलॉट किया जाता है, और क्यों OBC के कैंडिडेट्स भी अनरिजर्व की कैटेगरी में सीट उनको अलॉट कर दिया जाता है या होता है। अनरिजर्व में हर उस स्टूडेंट्स को अलॉट हो सकता है, OBC SC ST को, जिनका मेरिट बेसिस पे टॉप प्रायोरिटी का जो चॉइस है वो अनरिजर्व पे मिल रहा है। नाउ अगर बात करें SC का, तो SC कैटेगरी के लिए सीटें कितनी आ रही हैं हमारे पास, टोटल 146 सीटें हैं, 146 सीटें हैं, और 146 सीटों के लिए तो उनका जिनका मार्क्स जो है SC कैटेगरी में अच्छे मार्क्स हैं, उनको ऑफकोर्स ऑल इंडिया में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू पंडित जैनम मेडिकल कॉलेज। तो डेफिनेटली दे विल प्रेफर कि वो अच्छे कॉलेज में ज्वाइन करें, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप अच्छा कॉलेज ज्वाइन करिए, न कि यहाँ पे है ना। JNM डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है, लेकिन उसके बाद के कॉलेजेस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो है। तो 146 सीटों के लिए अराउंड जो इनका रैंक रहेगा 155 रैंक, SC रैंक 155, और इनका मार्क्स जो होगा ये है 417 नंबर। मतलब कट ऑफ लास्ट ईयर के कंपेयर में आप देखो काफ़ी ड्रॉप हो रहा है, 417, 417 मार्क्स। एंड देन अब लास्ट जो बच गया हमारा ST कैटेगरी का, ST कैटेगरी में 180 सीटें हैं, बट कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे भी हैं तो वो डेफिनेटली मैंने कहा ऑल इंडिया में चले जाएंगे। तो ST कैटेगरी में इनका आ जाएगा आपका 185 रैंक। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 185 रैंक तक को ईजिली मिल जाएगा, या इससे ज़्यादा वालों को भी मिलने वाला है। और मार्क्स है 328। तो ये अप्रॉक्सीमेट कहना चाहिए कि लगभग अनुमान लगाया है। काफ़ी लंबा पेज है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इसमें भी जैसे कई लोगों का पूछना है मेल और फीमेल का जो क्या कंसिडरेशन रहता है, तो देखिए जो जितनी टोटल नंबर ऑफ सीटें होती हैं उसमें 33% पैरेलल रिजर्वेशन भी होता है फीमेल्स के लिए, है ना, समानांतर आरक्षण होता है। मतलब ये एश्योर करने के लिए कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ जितना भी इनटेक है लिया जा रहा है उसमें कम से कम 33%, उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल्स भी होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट OBC है ना, सिंपल OBC है, इसको आप किसी अदर कैटेगरी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई OBC कैंडिडेट है और इसके मार्क्स है 560 सपोज, है ना, इसने चॉइस फिलिंग ऑर्डर डाला है सपोज, है ना, पंडित JNM देन सिम्स। मैं ये क्या बता रहा हूँ कि आप इस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैसा अलॉटमेंट होता है और क्यों OBC को, है ना। दूसरा फिर उसके बाद इसने डाला है जगदलपुर, उसके बाद इसने डाला है चलो सपोज राजनांदगांव। अब मान लो एज अ अनरिजर्व
अनरिजर्व मेरिट इसको मिल रहा है इसका सेकेंड चॉइस, है ना, है ना, एज अ अनरिजर्व, अगर इसको यू आर कंसिडर करें उसको मिल रहा है सेकेंड चॉइस, तो और एज अ ओबीसी कैंडिडेट इसको मिल रहा है फर्स्ट चॉइस, तो इसको ये कॉलेज अलॉट किया जाएगा एज अ ओबीसी। बात समझ में आ रही है? एज अ अनरिजर्व इसको मिल रहा है सिम्स, एज अ ओबीसी इसको मिल रहा है पंडित जेएनएम, यानी कि पंडित जेएनएम में ओबीसी की सीटें खाली हैं सपोज इस मार्क्स तक, हालांकि इस मार्क्स तक नहीं होने वाला है, मैंने कहा सिर्फ ये माना जा रहा है सपोज, तो उस केस में इसको ओबीसी से जेएनएम की सीट अलॉट की जाएगी। लेकिन यदि इसको एज अ अनरिजर्व मिल रहा है सिम्स और एज अ ओबीसी भी मिल रहा है सिम्स, तो उस केस में इसको अनरिजर्व की सीट अलॉट की जाएगी। तो इस केसेस में क्या होता है कि फिर जो कट ऑफ है वो वैरी करता है, ओबीसी का भी वैरी करता है, ओबीसी वालों को बेनिफिट हो गया और अनरिजर्व वालों को थोड़ा सा एक सीट का यहाँ पे इस कंडीशन में लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, खैर परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसको जो मिलना है वो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मैंने कहा इतना धैर्य आपने रखा हुआ, इतना पेशेंस रखा हुआ इतने दिनों का, तो थोड़ा सा 2-4 दिनों का पेशेंस और रखिए। मेरिट लिस्ट चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत उसमें अपग्रेडेशन हो सकता है, अलॉटमेंट लिस्ट यदि आ गया है ना, उसके बाद मेरिट लिस्ट चेंज होता है तो फिर अलॉटमेंट लिस्ट भी चेंज हो सकता है। और ये कोई पहली बार नहीं है जो डीएमई करेगा ऐसा, पहले भी डीएमई में मेरिट लिस्ट चेंज हो चुका है। इवन एक बार तो अलॉटमेंट लिस्ट हर 6 घंटे में चेंज हुआ था, 6 घंटे 12 घंटे के बाद अलॉटमेंट लिस्ट को कैंसिल करके री अलॉट कर दिया जाता था, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उसको सॉर्ट आउट करके, है ना। तो मेरे ख्याल से जैसा कि आरक्षण रोस्टर के लिए दावा आपत्ति मंगाया गया था, तो कम से कम कुछ टाइम मेरिट लिस्ट के लिए भी दे देना चाहिए था कि किसी को अगर ऑब्जेक्शन है ना इस मेरिट लिस्ट में, तो वो दावा आपत्ति कर दे, उसके बाद फाइनल अलॉटमेंट, ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो और एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। जैसे ही कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता है इसके अलावा, तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग ये देख लो, इतनी नंबर ऑफ सीटें हैं, मैंने जो कैलकुलेट किया हुआ है, कांकेर में 3 सीटें हम लोगों को ऑल इंडिया को देना है इस साल, तो वो 3 सीटें कम हो जाएंगी स्टेट कोटा के लिए। सो थैंक यू वेरी मच।